हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो आपका पेपर 2 है, यानी समावेशी शिक्षा। आज उसका हम चैप्टर 7 पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने सारी क्लासेस कर ली हैं, और जहाँ तक कि अगर कोई नया बच्चा है उसको नहीं पता है तो मैं उस बच्चों को बता देती हूँ या आप सबको बता देती हूँ कि आपका जो है थर्ड सेमेस्टर का सभी सब्जेक्ट की क्लासेस जो है चल रही हैं अभी। हालांकि हिंदी और संस्कृत की क्लासेस नहीं चल रही हैं, हम आपको वो भी क्लासेस जल्दी स्टार्ट करा देंगे। तो अगर आप लोगों ने क्लासेस नहीं की है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे सारी की सारी जो है आपके सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट है, तो वहाँ पे आप वहाँ से क्लास कर सकते हैं। और आप लोगों से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, कम से कम आप लोग ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर करिए, और जो भी आपके रिलेशन में बीटीसी कर रहे हैं उनको आप शेयर करिए। उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, फिर हम और अच्छे से आपको जो है कंटेंट दे पाते हैं। और क्लासेस कैसी लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं, खराब लग रही हैं, जो भी कमी है, जो भी पॉजिटिव चीजें हैं, जो भी नेगेटिव चीजें हैं, उसको आप कमेंट के थ्रू हमें बता सकते हैं। फिर हम उसमें करेक्शन करके या फिर आपके हिसाब से जैसे आपको समझ में आएगा हम उस वे में पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम चैप्टर 7 पढ़ने वाले हैं, वो भी समावेशी शिक्षा का। और आपका जो समावेशी शिक्षा है वो पेपर 2 है। और आप सभी को पता है, अब आप थर्ड सेमेस्टर में पहुंच गए होंगे। जैसा कि आप सभी को अब तक तो ये हो गया होगा अनुभव कि जो आपका पेपर 1 और पेपर 2 है वो 50-50 मार्क्स का होता है। तो जैसे शैक्षिक मूल्यांकन है वो 50 मार्क्स का है, और आपका जो पेपर 2 है समावेशी शिक्षा, ये भी 50 मार्क्स का है। ठीक है, तो चलिए, ये जो आपका चैप्टर 7 है ना, वो जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर आप कोई अदर कंपटीशन वाली एग्जाम देख रहे हैं जैसे टेट हो गया, सीटेट हो गया, सुपर टेट हो गया, रीट हो गया, या बिहार की आप कोई भी स्टेट की वैकेंसी अगर आप देख रहे हैं टीचर से संबंधित, तो वहां पे ये वाला आपका जो चैप्टर है वो बहुत बेनिफिट करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। ठीक है, तो चैप्टर 7 में हम आज पढ़ने वाले हैं समावेशित बच्चों का अधिगम जांचने के लिए आवश्यक टूल्स एवं तकनीकी। यानी बच्चों की जो अधिगम जांचने का मतलब क्या है, जो भी पढ़ाया गया है उसको चेक करने के लिए अलग अलग तरीके है ना। मान लीजिए बुद्धि लब्धि हम चेक करेंगे, और भी चीजें चेक करेंगे। ठीक है, आपके जो है परीक्षण करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। तो चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं पढ़ना, फिर आगे हर चीजें डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो देखिए, अधिगम जांचने के लिए आवश्यक टूल्स एवं तकनीकी। तो देखते हैं, एक मिनट पेन बतला तो लेते हैं थोड़ा। देखिएगा, वुंड ने, ये आपके वैज्ञानिक हैं, तो वुंड साहब ने 1879 में लिप्जिंग, लिप्सिंग एक जगह का नाम है जो कि जर्मनी में है, ठीक है, में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोली। देखिएगा, समझिएगा, आपके जो वुंड महोदय जी हैं इन्होंने 1879 में लिप्जिंग नामक प्लेस पे, यानी जर्मनी, जर्मनी में उन्होंने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोली। अब एक लाइन से आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये कि मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला सबसे पहला जो है किसने ओपन किया? तो वुंड ने। कब ओपन हुआ? 1879 में। कहाँ ओपन हुआ? आपके जर्मनी में। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ हुआ, खुला? जर्मनी में। कब खुला? 1879 में। किसके द्वारा खोला गया? तो आपके वुंड महोदय के माध्यम से खोला गया। तो एक लाइन से आपके 3 क्वेश्चन बने। तो है कि नहीं है ये इम्पोर्टेंट आपका चैप्टर, है ना? तो चलिए, जिससे क्या हुआ, जिसमें क्या होता था कि आपके बुद्धि के मापन का प्रयास किया, और माना कि जिसमें केंद्रीय ज्ञान जितना अधिक होगा वह उतना ही कुशाग्र बुद्धि का होगा। कहने का मतलब ये है कि जो आपके वुंड ने 1879 में जर्मनी में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला ओपन की थी, उसमें जो है बुद्धि को मापने का प्रयास किया गया। ठीक है, जिससे ये कहा गया कि जिसका भी केंद्रीय ज्ञान जितना अधिक होगा वह उतना ही कुशाग्र बुद्धि का होगा। कुशाग्र मतलब तेज बुद्धि का होगा, तीव्र बुद्धि का होगा।
आई बात समझ में? यानी हम बुद्धि का मापन कर सकते थे उस मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला में। उसके आगे देखते हैं, परंतु 1901 में यानी 1901 में जर्मनी के मनोवैज्ञानिक वैश्लर, ये वैश्लर है, तो वैश्लर महोदय ने इस पद्धति की आलोचना की और कहा कि प्रयोगशाला में विशेष यंत्रों द्वारा बुद्धि का मापन नहीं किया जा सकता। यानी वुंड महोदय ने जिस मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला को खोला उसी की आलोचना, यानी उसी प्रयोगशाला की बुराई करते हुए वैस्लर जी ने कहा कि प्रयोगशाला में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से या यंत्र से जो है बुद्धि का मापन नहीं किया जा सकता है। ठीक है। वुंड महोदय ने 1879 में जर्मनी में प्रयोगशाला ओपन की थी। उसी ठीक है, उसी प्रयोगशाला का आपके वैस्लर महोदय ने आलोचना की, यानी बुराई की। कब किया? 1901 में जर्मनी में। ठीक। तो लेकिन 1901 में जर्मनी में ही आपके जो एक और मनोवैज्ञानिक थे वैस्लर महोदय, उन्होंने आपके इस पद्धति का क्या किया? आलोचना किया, यानी बुराई की, उसमें कमियां निकाली। और फिर उन्होंने कहा कि जो आपका ये प्रयोगशाला है उसमें विशेष यंत्रों के द्वारा, यानी यंत्र के द्वारा हम बुद्धि का मापन नहीं कर सकते हैं। आई बात समझ में? चलिए, ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 2017 में, 2019 में। तो देखते हैं आगे। एल्फ्रेड बिने ने सबसे पहली बुद्धि परीक्षण 1905 का निर्माण किया। ठीक। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। आपके जो एल्फ्रेड बिने हैं उन्होंने सबसे पहले, ठीक है, बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। कब? 1905 में। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा, ये आपका क्या है? मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है, वो भी 1879 में ओपन हुआ था। और यहाँ पे आपका क्या है? सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया है ना, वो आपका मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला था। ठीक है, जिसे वुंड ने ओपन किया था। लेकिन आपके जो एल्फ्रेड बिने हैं, एल्फ्रेड बिने ने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण 1905 का निर्माण किया। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए एल्फ्रेड बिने को बुद्धि परीक्षण का पिता या जन्मदाता कहा जाता है। ठीक। अगर फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चे ध्यान से पढ़े होंगे तो वहां पे ये बिने नाम से, ठीक है, वुंड महोदय और टर्मन, इन सब नाम से वो परिचित होंगे। तो आपके एल्फ्रेड बिने जो है उन्होंने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण की खोज की थी या बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था, इसलिए इनको बुद्धि परीक्षण का पिता या फिर जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, देखिएगा, समझिएगा एग्जाम्पल के थ्रू। पेरिस में कई बच्चे नगर महापालिका द्वारा संचालित पाठ्यक्रम में पिछड़े क्यों हैं? इसका पता लगाने के लिए विनय ने अपने साथी दोस्त साइमन की मदद से विभिन्न आयु के बच्चों के लिए 1905 में एक बुद्धि परीक्षण बनाया, जिसके आधार पर इन्होंने बताया कि पेरिस के स्कूलों में प्रचलित पाठ्यक्रम बच्चों के स्तर के अनुकूल नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आपके जो एल्फ्रेड बिने जी हैं, उन्होंने जो है, ये पेरिस के रहने वाले थे एल्फ्रेड बिने, तो उन्होंने क्या किया कि वो ये देखे कि जो नगर महापालिका में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो इतने पिछड़े क्यों हैं। ठीक है, यानी वो अपने क्लासेस में इतने पिछड़े क्यों हैं। तो इसका पता लगाने के लिए उन्होंने क्या किया कि उनके एक फ्रेंड थे वो साइमन, तो उनकी हेल्प के थ्रू 1905 में क्या हुआ कि वो बच्चों की बुद्धि का परीक्षण किए, जिससे उनको ये पता चला कि आपके पेरिस के स्कूल में जो भी सिलेबस चल रहा है वो बच्चों के लेवल के अनुसार नहीं है। ठीक, इसलिए बच्चे क्या है? पिछड़े हैं। ठीक। अगर आपको मान लीजिए आप स्कूल के टीचर हैं और आपको बच्चों का एडमिशन करना है, ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप उन बच्चों का बुद्धि परीक्षण करेंगे, यानी टेस्ट लेंगे। तो फिर आप डिसाइड करेंगे कि अच्छा, इस बच्चे का दिमाग इतना वर्क करता है
और इसको हम इस क्लास में डाल सकते हैं। ये बात होती है कि नहीं? तो वही कहा गया कि आपके जो एल्फ्रेड है उन्होंने ध्यान दिया कि अरे सारे बच्चे इतने पिछड़े क्यों हैं। तो उन्होंने जब पता लगाया तो उन्हें पता चला कि जो आपके पेरिस की स्कूल का जो भी सिलेबस है वो बच्चे के लेवल का नहीं है, यानी अगर वो फिफ्थ में पढ़ रहे हैं तो वो सेवेंथ का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। तो उनकी बुद्धि के हिसाब से तो वो सेवेंथ वाला बहुत ज्यादा होगा, एक सामान्य बच्चे के लिए तो वो ज्यादा होगा ना। तो वही कहा जा रहा है। ठीक, चलिए आगे आगे देखते हैं। 1911 में विने और साइमन ने मिलकर विभिन्न आयु में 15 वर्ष तक के बच्चों के अलग अलग प्रश्नावली तैयार की। फिर उसके बाद 1911 में 1911 में अल्फ्रेड विने और उनके जो फ्रेंड थे साइमन, उन्होंने जो है मिलके 15 वर्ष तक के जो भी बच्चे थे उनके लिए क्या किया, अलग अलग प्रश्नावली यानी क्वेश्चन पेपर उन्होंने तैयार किया। ठीक, सन 1908 में बीने ने मानसिक आयु का एक नया प्रत्यय दिया। उसके बाद सन 1912 में स्टर्न ने मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु में संबंध स्थापित करने के लिए बुद्धि लब्धि के प्रयोग का सुझाव दिया और निम्न सूत्र प्रतिपादित किया। समझिएगा आप, यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा। बिने ने क्या बताया कि मानसिक आयु का एक नया प्रत्यय दिया, लेकिन 1912 में स्टर्न यानी आपके स्टर्न महोदय ने क्या किया, बुद्धि लब्धि सूत्र का जो है प्रतिपादित किया। यानी कह सकते हैं कि स्टर्न महोदय जो है वो 1912 में बुद्धि लब्धि का सूत्र उन्होंने प्रतिपादित किया। ठीक, तो वही अब हम पढ़ेंगे। आपका अगर एग्जाम में पूछता है कि बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो आपके स्टर्न के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1912 में किया गया। ठीक, अब हम ये देखेंगे कि आपका जो बुद्धि लब्धि है उसका जो है सूत्र क्या होता है। तो बुद्धि लब्धि यानी इंटेलिजेंट, आपका लब्धि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं याद नहीं आ रहा है, ये आपका आईक्यू लेवल होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म ध्यान नहीं आ रहा है मुझे अभी, मैं आपको कल की क्लास में आपको बता दूंगी। आई मीन्स इंटेलिजेंस और क्यू आई थिंक, चलिए फिर मैं बताती हूँ। तो आपका जो बुद्धि लब्धि है उसका फॉर्मूला आपका है मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु। तो आप सभी को पता होगा, आप लोगों ने ये चीज फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ के रखा है। आईक्यू लेवल आपके लिए कोई नया वर्ड नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने ये पढ़ रखा है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है? आपका इसका फॉर्मूला है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ये आपका जो फॉर्मूला है ना, ये बहुत ही ज्यादा जो है क्या है, इम्पोर्टेंट है। आपके टेट में भी पूछता है, सुपर टेट में भी पूछता है, ठीक है, सी टेट में भी पूछता है। आपका ये पूछ सकता है कि आपका अगर 140 के बीच में है तो वो बच्चा किस लेवल मतलब कि किस बुद्धि का, प्रखर है, सामान्य है ना। तो वही चीज है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, वरना मैं आपको जब दूंगी आपको नोट्स दूंगी तो वहां पे मेंशन रहेगा। ठीक है, आईक्यू का मतलब होता है इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। आई का मतलब इंटेलिजेंस और क्यू का मतलब है आपका क्वोशिएंट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बुद्धि लब्धि का सबसे पहले प्रयोग कब हुआ था? आपके सन 1916 में हुआ था। ठीक है, बुद्धि लब्धि का जो आपका पहला प्रयोग है वो सन 1916 में हुआ था। स्टेनफोर्ड बिने परीक्षण में किया गया, यानी आपका जो बुद्धि लब्धि का सबसे पहले प्रयोग सन 1916 में स्टेनफोर्ड बिने परीक्षण में किया गया। फिर 1916 में क्या हुआ कि इनकी जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद अमेरिका में स्टेनफोर्ड विश्वविद्यालय में टर्मन की अध्यक्षता में स्टेनफोर्ड बिने स्केल 1916 के नाम से प्रकाशित किया। देखिएगा, आपका जो बुद्धि लब्धि का सबसे पहले प्रयोग हुआ वो 1916 में हुआ। ठीक, लेकिन जब आपके
1916 में स्टैनफोर्ड जी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, स्टैनफोर्ड विनय की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में टर्मन की अध्यक्षता, ठीक, टर्मन भी आपके एक वैज्ञानिक थे, तो उनकी अध्यक्षता में क्या हुआ कि स्टैनफोर्ड विनय स्केल 1916 के नाम से ये प्रकाशित किया गया। आई बात समझ में? ये था मेन चीज जहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं। सन पूछता है, ठीक, आपका परीक्षण का पूछ लेता है, कब हुआ, किसके द्वारा हुआ, चीजें क्या होता है, चीजें ये पूछ लेते हैं। ठीक है, अब चलिए हम आगे पढ़ेंगे आपके जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, आईक्यू लेवल इक्वल टू आपका जो है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु यानी गुणे 100। तो जो हमने आईक्यू लेवल का जो सूत्र पढ़ा है उसके बारे में हम ये समझ लेते हैं कि आपका वास्तविक आयु क्या होता है और मानसिक आयु क्या होता है, ये हम समझेंगे। तो देखिएगा वास्तविक आयु क्या होता है। वास्तविक आयु को इंग्लिश में बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है, किसी बच्चे या व्यक्ति की वास्तविक आयु वह होती है जो उसकी बुद्धि परीक्षण देते समय होती है। कहने का मतलब ये है कि किसी बच्चे की या किसी व्यक्ति की वास्तविक आयु क्या होती है जो उसकी बुद्धि परीक्षण देते समय होती है। यानी जिस टाइम पे कोई बच्चा या व्यक्ति, ठीक, जो बुद्धि परीक्षण देने के एबल में है वही उसकी वास्तविक आयु होती है। ठीक? चलिए आगे देखते हैं। नोट्स में समझिएगा, सभी व्यक्तियों में 16 वर्ष तक बुद्धि का विकास पूरा हो जाता है। ऐसा मतलब कि मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि सभी व्यक्तियों में यानी सभी लोगों में जब वह 16 वर्ष के होते हैं तो उनकी बुद्धि का विकास पूरा हो जाता है। इसीलिए, ठीक है, इसीलिए जब 16 वर्ष से जो अधिक आयु के व्यक्ति होते हैं उनकी जो वास्तविक आयु होती है वो 16 वर्ष ही मानी जाती है। ये वास्तविक आयु की बात हो रही है, ठीक, मानसिक की बात नहीं हो रही है, वास्तविक आयु की बात हो रही है। चलिए अब आगे समझते हैं। देखिएगा, सुविधा की दृष्टि से 15 दिन से अधिक दिनों को पूरा महीना मान लिया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आपका 5 मंथ, ठीक, 15 दिन या डेज बोल सकते हैं, तो 5 मंथ आपका 15 डेज, तो हम इसको क्या मान सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार क्या मान सकते हैं कि 6 मंथ, है ना। वही कहा जा रहा है कि अगर 15 दिन है या 15 दिन से ज्यादा है तो हम सुविधा के अनुसार उसको एक महीना मान लेते हैं। जैसे 6 वर्ष 3 माह 4 दिन, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, 6 वर्ष 3 माह। लेकिन अब यहीं पे अगर यही दिन 15 से ज्यादा हो गया तो हम इसको मंथ में काउंट कर लेंगे, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 6 वर्ष 4 माह। ठीक, अब देखिए हम मानसिक आयु के बारे में समझेंगे। मानसिक आयु क्या होता है उसको देखते हैं। तो किसी बच्चे या व्यक्ति की मानसिक आयु का अर्थ उसके बौद्धिक विकास का सीमा से है। देखिएगा, समझिएगा, आपका जो मानसिक आयु होता है, मेंटल एज होता है, वो क्या होता है कि किसी बच्चे का या किसी व्यक्ति का वह आयु, ठीक, जिसमें उसका जितना बुद्धि का विकास होता है वही आपका मेंटल एज कहलाता है। आप लोगों ने देखा होगा कुछ बच्चे बहुत बड़े हो जाते हैं, ठीक, यानी उनकी एज हो जाती है बट उनका जो मानसिक होता है यानी जो उनका बुद्धि होता है उसका विकास नहीं हो पाता। तो उनका तब हम क्या कहेंगे कि उनकी मेंटल एज बहुत कम है ना। वास्तविक आयु तो अलग हो गया, लेकिन मेंटल एज क्या होता है कि मेंटल एज को हम कैसे समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति का या जिस बच्चे का जितना बुद्धि का विकास हुआ होगा उसी बेस पे हम उसके मेंटल एज को कंसिडर करेंगे। अब हम ये नहीं कह सकते कि अच्छा 6 साल का बच्चा है तो इसकी मेंटल एज भी 6 ही होगा, ये हम बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। हम बच्चे का बुद्धि का विकास क्या है, कैसे है, कितना है, उस बेस पे हम बच्चे का मेंटल एज कंसिडर करेंगे। आई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं। मनोवैज्ञानिकों से प्रयोगों द्वारा बताया कि यदि कोई सामान्य बच्चा अपनी आयु के अनुसार उतनी ही मानसिक क्रियाएं करता है जितनी उसकी आयु के लिए है तो उसकी वास्तविक आयु ही मानसिक आयु या आधार वर्ष कहलाता है। समझिएगा,
कहने का मतलब ये है कि मनोवैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों में देखा, प्रयोग जब उन्होंने किया तो उनके द्वारा ये बताया गया कि अगर कोई सामान्य बच्चा है, ठीक, और अगर उसकी एज 6 साल है और वह अपनी एज के अनुसार ही, ठीक, सारी क्रियाएं कर रहा है, तो उसकी जो आयु है वही उसकी वास्तविक आयु भी होगी और वही उसकी मानसिक आयु भी होगी, या फिर यही आपका आधार वर्ष कहलाता है। बात समझिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। मनोवैज्ञानिकों ने ये बताया कि अगर कोई सामान्य बच्चा है, ठीक, यानी साधारण बच्चा, ठीक है, यानी उसमें कोई कमी नहीं है, ना उसमें कोई दोष है, ठीक, सामान्य बच्चा का आपको अर्थ पता होगा क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। तो क्या है कि सामान्य बच्चा है अगर, और उसकी जो आयु है, ठीक, उसी के अनुसार वह सारे अपने कार्य करता है, तो हम उसकी आयु को, ठीक, उसकी आयु को क्या बोलेंगे? वास्तविक आयु बोलेंगे, मानसिक आयु बोलेंगे और आधार वर्ष भी हम बोल सकते हैं। जैसे समझिएगा, अगर कोई बच्चा है, ठीक, मान लीजिए 10 साल का बच्चा है, तो 10 साल के बच्चे के अंदर, ठीक, जो भी चीजें क्रियाकलाप हैं, या वह जो 10 साल का बच्चा, जो सामान्य बच्चा सोचता है, किस प्रकार का कार्य करता है, अगर वो उसी प्रकार का कार्य कर रहा है, ठीक, तो वह आपका वास्तविक आयु भी कहलाता है, मानसिक आयु और आधार वर्ष भी कहलाता है, ठीक। चलिए, यदि बच्चा अपने से अधिक आयु वर्ग के बच्चे के प्रश्नों का सही उत्तर देता है, तो वही उसकी मानसिक आयु या लाभ आयु होगी, ठीक। परंतु यदि वह अपने आयु के प्रश्नों के उत्तर सही ढंग से नहीं दे पाया, तो उसकी मानसिक आयु उसकी वास्तविक आयु से कम होगी, उसे सीमांत आयु या टर्मिनल ईयर कहेंगे। देखिए, तीन चीजें हैं इसमें, ठीक। क्या है? आपके तीन चीजें हैं। अब तीन चीजें क्या है उसको समझिएगा। मान लीजिए कोई सामान्य बच्चा है, ठीक, आपका सामान्य बच्चा है और वह अपनी मानसिक क्रिया के अकॉर्डिंग ही सारा कार्य कर रहा है, तो वही उसकी वास्तविक आयु हो जाएगी, वही उसकी मानसिक आयु हो जाएगी और वही आपका आधार वर्ष कहलाएगा। एक तो ये हो गया। अब सेकंड समझिएगा, यदि बच्चा, ठीक, यदि मान लीजिए कोई सामान्य बच्चा है, ये आपका सामान्य बच्चा है और इसकी आयु मान लीजिए 10 है, ठीक, लेकिन यह जो है अपनी उम्र से ज्यादा, ठीक, अपनी उम्र से ज्यादा, यानी आपका 10 साल का बच्चा है, मान लीजिए वो, मान लीजिए क्लास 6 में है, ठीक, 6 या 7 किसी क्लास में है, लेकिन वो 7 का बच्चा आपका 9th के बच्चे का प्रश्न हल कर ले रहा है ना। 7 क्लास का बच्चा 9th क्लास के बच्चों का क्वेश्चन हल कर ले रहा है, तो वही बच्चे की मानसिक आयु क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक। वही कहने का मतलब है कि वहां पे उसकी वास्तविक आयु तो सेम होगी, लेकिन उसकी मानसिक आयु ज्यादा होगी। और या फिर वही आपकी जो मानसिक आयु है वो क्रेडिट एज या फिर लाभ आयु होगी। आई बात समझ में? दो चीजें हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? अब तीसरा चीज समझेंगे हम। अगर वही बच्चा, ठीक, मान लीजिए वही बच्चा 10 साल का बच्चा है और वो आपकी क्लास 7th में है, ठीक, यहाँ पे कंडीशन चेंज हो गया। अगर 10 साल का बच्चा आपका क्लास 7th में है और वही बच्चा आपका जो पिछली क्लास है ना, अपने क्लास का क्वेश्चन तो हल भी नहीं कर पा रहा है, प्लस पीछे की जो आपकी 6 क्लास है या 5 क्लास है, वहां पे वो भी सही प्रकार से प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहा है, तो उसकी जो आपकी मानसिक आयु है, उसकी जो मेंटल एज है, वो उसके करंट एज से क्या होगा? कम होगा, यानी उसकी जो वास्तविक आयु है उससे कम होगा, ठीक। और यही जो कम होगा वही आपका सीमांत आयु कहलाएगा। तीन चीजें हैं, एक तो आपका आधार वर्ष हो गया, एक आपका लाभ आयु हो गया, एक आपका सीमांत आयु हो गया, ठीक है। चीजें समझिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि है बहुत सिंपल चीज, बट आपके माइंड पे डिपेंड होगा कि आप उसको किस प्रकार से समझ रहे हैं। तो बहुत ही इजी वे में मैं आपको समझा रही हूँ, फिर से एक बार समझ लीजिए। मान लीजिए तीन बच्चे हैं, ठीक है, यहाँ समझिएगा, ये आपके तीन बच्चे हैं, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तो तीसरा हो गया, ठीक है। पहला जो आपका सामान्य बच्चा है, वो जिस क्लास में है, ठीक, उस क्लास में जो वो पढ़ रहा है, मान लीजिए ये बच्चा क्लास 7th में है, इसकी उम्र 10 है, ठीक। तो 7
10 साल का बच्चा 7th क्लास में है और जिस प्रकार से एक साधारण बच्चा, ठीक, साधारण बच्चा बिहेव करता है या पढ़ाई लिखाई करता है, तो अगर वह उस प्रकार का क्रिया कर रहा है, तो उस बच्चे की जो वास्तविक आयु है वो मानसिक आयु के बराबर ही होगी और वही आपका आधार वर्ष कहलाता है। यानी जैसे कि वही बच्चा क्लास 7th का बच्चे का लेवल जो है वो उसको भली भांति अच्छे से पढ़ रहा है, लिख रहा है, प्रश्नों का हल कर रहा है, तो उस बच्चे का जो आयु है वो वास्तविक आयु मानसिक आयु के बराबर होगी। यही आपका आधार वर्ष कहलाता है। ठीक, ये पहली कंडीशन। अब हम सेकेंड में समझेंगे कि मान लीजिए जो बच्चा दूसरा बच्चा है वो 10वीं सॉरी उसकी उम्र 10 वर्ष है और वो क्लास 7th में है, लेकिन यहाँ पे जो बच्चा है वो क्लास 7th में है लेकिन वो क्लास 9th के बच्चों का प्रश्न हल कर ले रहा है, तो यहाँ पे उस बच्चे की जो वास्तविक आयु है उससे ज्यादा उसकी मेंटल आयु है ना, यानी मानसिक आयु है। तो यहाँ पे ये आपका क्या कहलाएगा, लाभ आयु यानी क्रेडिट एज कहलाएगा। ठीक, वहीं पे तीसरी जगह जो कंडीशन है इसमें क्या है, अगर वो बच्चा कोई बच्चा 10 साल का है क्लास 7th में है और यही बच्चा क्लास 7th का भी क्वेश्चन नहीं लगा पा रहा है, प्लस वो जो आपके पिछला क्लास है 6 है 5, इन सब क्लास का भी क्वेश्चन का हल नहीं दे पा रहा है, तो इस बच्चे की जो आपकी वास्तविक आयु है वो कैसी है, वास्तविक आयु तो मान लीजिए सेम है, उसकी जो मानसिक आयु है इसके वास्तविक आयु से कम है। ठीक, और ये आपका क्या कहलाएगा, सीमांत आयु कहलाएगा। ठीक, मानसिक आयु यानी आधार वर्ष प्लस लाभ आयु, ये आपका एक फॉर्मूला है। चलिए समझिएगा, मानसिक आयु 8 वर्ष 2 माह हो तो इसको मतलब हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, 8 वर्ष 2 माह। तो ये आपका 8 वर्ष हो गया 2 माह, यानी ये आपके टोटल 12 मंथ होते हैं और 12 यानी 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने में यानी 2 माह ये शो कर रहा है। तो यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ये कट जाएगा, तो इस प्रकार हो जाएगा फिर 6 8 जा 48, 48 + 1 49/6। जैसे आप एक मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं उस प्रकार से आप ये निकाल सकते हैं। आगे बात समझ में ये चीजें थी। अब हम थोड़ा सा आगे 2 3 पॉइंट है उसको हम समझ लेते हैं, फिर चीजें कल डिस्कस करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले 3 नोट पॉइंट है, इसको समझ लीजिए, एग्जाम में पूछता है। आपका जो कृत्रिम अंगों का निर्माण होता है वो प्रोस्थेसिस कहलाता है, यानी आपके जो आर्टिफिशियल जो आपके पार्ट्स होते हैं उनका जो निर्माण होता है वो प्रोस्थेसिस कहलाता है। आप लोगों ने देखा होगा आज के टाइम में जिनके हाथ नहीं है, जिनके पैर नहीं है, वो आर्टिफिशियल हाथ और पैर लगवाते हैं, तो वही जो आपके आर्टिफिशियल अंग होते हैं, बॉडी के पार्ट्स जो होते हैं वो प्रोस्थेसिस कहलाता है। ठीक, ये आपका क्वेश्चन किस में बन सकता है, ऑब्जेक्टिव में बन सकता है, या फिर क्वेश्चन में आपके अति लघु में पूछ लेगा प्रोस्थेसिस क्या होता है ना। तो आप यहाँ पे आसानी से आंसर दे सकते हैं कि जो कृत्रिम अंगों का निर्माण होता है वही आपका प्रोस्थेसिस कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। शरीर के आधे से अधिक भाग में अवरुद्ध गति अक्षमता को लकवा कहते हैं, यानी आपकी जो बॉडी होती है उसमें ठीक लकवा अगर मार देता है तो क्या होता है, वो बॉडी काम करना बंद हो जाता है, यानी उसमें कोई भी फिर मूवमेंट नहीं होता है। अगर आप उसमें सुई चुभाएंगे, चुटकी काटेंगे तो उस इंसान को या उस व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है। लकवा को इंग्लिश में पैरालाइज बोलते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। शरीर के अंगों में असमन्वित गति शारीरिक अक्षमता कहलाती है, यानी अगर बॉडी का कोई पार्ट है उसमें किसी भी प्रकार से अच्छे से गति नहीं हो रही है तो वो आपका शारीरिक अक्षमता कहलाता है। ठीक है, तो ये जो आपका चैप्टर 7 है ना वो थोड़ा लेंदी है, तो हम 2 3 क्लास करेंगे तो कवर हो जाएगा। लेंदी के साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीटीसी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस आपका सीटेट टेटेट सॉरी सीटेट और यूपी टेट हो गया, या फिर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी अदर आप राज्य का अगर एग्जाम देख भी रहे हैं तो वहां पे सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप यहाँ पे अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो फ्यूचर में अगर आप एग्जाम की तैयारी करेंगे
तो वहां पे चीजें आपको नई नहीं लगेंगी, है ना। तो चलिए फिर क्लास में अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, इस क्लास को यही एंड करते हैं। और आप लोग से फिर से मैं बोलूंगी कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और फिर से वही बात कि थोड़ा सपोर्ट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि हमारा भी थोड़ा मनोबल बढ़े और हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर चीजें प्रोवाइड कर पाए, है ना। जब कोई इंसान मेहनत करता है, अगर उसको पॉजिटिव वाइब्स आती है तो वो और मेहनत करता है ना। अगर कोई उसका कुछ ना बता रहा है, अच्छा नहीं बता रहा है, खराब नहीं बता रहा है, तो कैसे प्रोग्रेस करेगा। तो वही चीज है, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के थ्रू आप हमें बता सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम आईडी से कनेक्ट हो सकते हैं। तो फिर इतना मुझे आपसे बस कहना था, तो चलिए क्लास को एंड करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। और एक बात और, जैसा कि कल की क्लास में मैंने बताया था, आपके अप्रैल के लास्ट तक आपको नोट्स प्रोवाइड करा दी जाएंगी सभी सब्जेक्ट का। तो नोट्स अभी नहीं मिल सकता है, बट जैसे जैसे नोट्स कंप्लीट होते जाएंगे, वैसे हम आपको टेलीग्राम आईडी पे जो है नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। वहां से आप, अगर जो बच्चे नोट्स बना लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो बच्चे नोट्स नहीं बनाए हैं, वो वहां से रिवीजन कर सकते हैं। अभी कुछ बच्चों का क्वेश्चंस आ रहा था, या फिर वो बच्चे बोल रहे थे कि मैम मैराथन करा दीजिए। तो मैराथन तो अभी पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि पहले तो आप एक बार सिलेबस खत्म कर लीजिए ना, अप्रैल तक सिलेबस खत्म हो जाएगा। फिर मई में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और प्लस वहां पे मैराथन करा दिया जाएगा। और जून में आपके एग्जाम होने तय हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही जून में आपका चुनाव का रिजल्ट आएगा, उसी के बाद आपके एग्जाम करा दिए जाएंगे, ये तय है। तो उसी को समझ के आप उसी हिसाब से पढ़ाई करिए, ताकि कल को कोई आपको दिक्कत ना सहना पड़े। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। बाय।